Here we will study about the applications of momentum now. पर इसमें ये जो applications of momentum होंगी वो momentum का जो टर्म हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है उस फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में, हम इसको इस तरीके से आगे फॉरवर्ड करेंगे कि किस तरीके से ये एक बैकबोन बनती है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफ़ाइन करने में। तो आपका जो ध्यान रहना चाहिए वो इस बात पर रहना चाहिए कि एक और तो हम मोमेंटम की एप्लीकेशन, जो मोमेंटम का हमारा नॉलेज है वो किस तरीके से यूज़फुल है नेचर की चीज़ों को समझने के लिए, एक ये बात का अपना ध्यान रखना है। और दूसरा अपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो किस तरीके से ये जो नॉलेज है वो आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहली एप्लीकेशन से। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स मोमेंटम। सो इस केस में हम सबसे पहला केस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एक कार है, ये कार है आपके पास, ओके। ये कार है जिसका कोई मास m है, और दूसरे केस में आपके पास ये एक ट्रक है जिसका कोई मास कार से ज़्यादा है, तो मैं यूँ कहूँ कैपिटल M है। अब आप क्या करते हैं कि इस कार के ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं, वो अप्लाइड फोर्स है F1 जो इसको आगे की ओर मूव कराता है, और इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं वो F2 है। अब इस तरीके से आप फोर्स लगाते हैं कि दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम होना चाहिए। मीन्स ट्रक को भी उतनी ही वेलोसिटी से मूव करे जितनी वेलोसिटी से कार मूव कर रही है। यहाँ आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं जिसको मेंटल पिक्चर्स बोलते हैं। वो मेंटल पिक्चर आपको ये बताती है और आप सेंस करते हैं, आभास करते हैं कि ट्रक को और कार को बराबर वेलोसिटी से यदि आपने मूव कराना है तो आपको ट्रक को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और कार के मुकाबले। दूसरे केस में हम चलते हैं कि यदि मान लो आप थोड़े समय के बाद अपनी इस कार को रोकना चाहते हैं, ये स्टॉप प्रोसेस है, तो उसके लिए आप मान लो फोर्स लगाते हैं F3, और यहाँ आप ट्रक को रोकना चाहते हैं तो आप कोई फोर्स लगाते हैं F4। यहाँ भी आप समझें और अपने एक मेंटल पिक्चर बनाएं, मेंटल इंट्यूशन से आप समझें कि जो ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा कार के मुकाबले। इस केस में आप देखें, इन केस ऑफ कार हम मोमेंटम का कंसेप्ट का इस्तेमाल करें तो मोमेंटम इसमें क्या है, मास P1 लिखता हूँ मैं, या मोमेंटम ऑफ कार इज मास इनटू द वेलोसिटी ऑफ द कार। और मोमेंटम ऑफ द ट्रक क्या होना चाहिए, मास ऑफ द ट्रक जो कैपिटल M है, और ये वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, जब दोनों का वेलोसिटी सेम है तो जो फोर्स क्या है आपके पास, यदि वेलोसिटी इज सेम तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए जो फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से कंक्लूजन हुआ। यदि आप इसको सेम टाइम में रोकना चाहते हैं, इफ़ यू लाइक टू स्टॉप द ट्रक एंड कार एट द सेम टाइम, देन द अप्लाइड फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पहला एग्जाम्पल, ये एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम, और ये कंक्लूजन जो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक पहुंचने में मदद करेगा। आप एनसीईआरटी में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप यहाँ से समझने के बाद एनसीईआरटी में पैरा वाइज आप इसको समझते चले जाएं और आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। दूसरा उदाहरण ऐसा है कि आप के पास दो स्टोन्स हैं, इसी तरीके का एग्जाम्पल है। दो स्टोन है, देखिए एक इस तरीके का कोई एक प्लेन सरफेस है, और यहाँ इस प्लेन सरफेस को आपने ऐसे अरेंज किया हुआ है, ओके। और ये प्लेन सरफेस कुछ इस तरीके से है, इधर एक और प्लेन सरफेस है और उसको आपने ऐसे अरेंज किया हुआ है, इस तरीके से, राइट। सो इस प्लेन सरफेस के ऊपर आपने एक बॉल रखा है, ये स्मॉल बॉल है, इसका जो मास है स्मॉल m है,
और यहाँ आपने एक बहुत बड़ा बॉल रखा है जिसका मास जो है वो कैपिटल एम है, तो ये नीचे गिरेगा। इसका वेट कितना हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, और इसका वेट कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप जब ये बॉल नीचे गिरेगा और आप इसको पकड़ते हैं या इस सरफेस के साथ टकराता है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F1, और यदि ये नीचे गिरता है, लार्ज मास यदि नीचे गिरता है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F2, या आप इसको पकड़ते हैं। यहाँ आप कॉमन सेंस लगाइए, आप कॉमन सेंस ये लगा रहे हैं कि जो F2 होगा वो F1 से बड़ा होगा। इसका मतलब साफ है। दोबारा एक और केस देखिए कि यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यदि एक्सेलरेशन सेम है तो आप क्या देख रहे हो, इसको जो पकड़ने के लिए, अपोज करने के लिए जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ही होगा। ऑब्जेक्ट का कितना मास है उसके प्रोपोर्शनल होगा। यदि आपका ऑब्जेक्ट लाइट है, हल्का है, फोर्स कम लगेगा, आपका ऑब्जेक्ट भारी है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ये दूसरा उदाहरण हुआ। अब हम थर्ड एग्जाम्पल आपके साथ करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल से हम कुछ और सीखेंगे। जो मोमेंटम हमने पढ़ा तो उस मोमेंटम का जो टर्म है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, राइट। ये देखिए P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हमने क्या किया, पहले केस में वेलोसिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं की, हमने मास का इम्पैक्ट पढ़ा कि फोर्स को मास कैसे प्रभावित करता है। तो उसमें हमने ये सीखा कि यदि आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को फिक्स रखते हैं तो जितना फोर्स उसको स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। दूसरे केस में हमने ये सीखा कि ऑब्जेक्ट आप यदि अलग अलग मास का लेते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था, और यदि उसका एक्सेलरेशन को हम बदलते नहीं हैं, इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन आप सेम रखते हैं, तो जो फोर्स लगेगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। अब हम तीसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, उस एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोमेंटम में वेलोसिटी नाम की टर्म भी है। तो इस को मैं हेडिंग सबसे पहले देता हूँ, importance of another parameter, that is speed. तो importance of speed in momentum, इसमें हम स्पीड की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नेचर के लिए, नेचर में हम इन चीज़ों को बार बार देखते रहते हैं। आप के पास, मान लो आपके पिताजी के पास एक पिस्टल है, राइट, और ये पिस्टल, ओरिजिनल पिस्टल, ये देखिए ये पिस्टल है, और इस पिस्टल से बंदूक की गोली बाहर आती है। इस बंदूक की गोली का मास है स्मॉल m, और क्योंकि ये ओरिजिनल पिस्टल है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इस वेलोसिटी का नाम हम b1 लिख देते हैं। और एक पिस्टल वैसा है जो आप मेले से लाते हैं, ऑर्डिनरी टाइप पिस्टल हम उसको कह सकते हैं, जिससे निकलने वाली जो गोली है वो ज़्यादा तेज नहीं जाएगी, राइट। सो गोली उतनी ही है, उसका मास सेम है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो b2 है। यहाँ आप मोमेंटम को देखिए वाला, मोमेंटम इस केस में क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम इस केस में इसका हम नया नाम देते थे p2, मास इंटू अलग वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ दोनों के केस में मास सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एज कि जो पहले की वेलोसिटी बुलेट की दूसरे की वेलोसिटी से ज़्यादा है तो पहले का मोमेंटम दूसरे के मोमेंटम से ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि मास को वेलोसिटी से गुणा करके मोमेंटम निकल आता है। तो मास तो दोनों का बराबर है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अब आपको सेंस करना है, सेंस आपको ये करना है कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ इसके आगे कोई आदमी खड़ा है, और यदि ये गोली इसमें टकराती है तो क्या करेगी, ये ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से इसको बॉडी को चीर के चले जाएगी। और फॉर एग्जांपल कि इस इंडिविजुअल के ऊपर कोई F फोर्स लगाती, F1, और ऐसे ही जो बुलेट ऑर्डिनरी पिस्टल की है वो इसके साथ टकराएगी, इसको ज़्यादा फर्क नहीं डालेगी और नीचे गिर जाएगी। तो ये फोर्स इसके ऊपर लगाती है F2। यहाँ जरा आप गौर से देखिए, अब आप कंक्लूजन निकालिए। यदि वेलोसिटी ज़्यादा है पहली बुलेट की, प्रोवाइडेड मास सेम हो, फॉर सेम मास, यहाँ लिख दीजिए मास सेम है,
यदि मास सेम है तो वेलोसिटी यदि पहले ऑब्जेक्ट की ज़्यादा है तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स कब होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होता है फॉर सेम मास। तो इसको हम आगे आगे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, पी, ये मोमेंटम के भी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मास तो सेम है तो मास कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्पीड की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस एप्लीकेशन से आप इसको समझ सकते हो। अब हम दो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम मोमेंटम को किस तरीके से अपने नेचर में देखते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि मोमेंटम कितनी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। दूसरा, हम इसको आगे इस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं ताकि आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ओरिजिन, वो पैदा कैसे हुआ आइडिया, उसको भी आप समझ सकें। ओके, सो एक अनदर एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, अगले वाला। ये एग्जाम्पल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, आप में से कई बच्चों ने या तो क्रिकेट खेली है या बहुत ज़्यादा खेलते हैं और कई बिल्कुल नहीं खेलते हैं। तो मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके साथ कि कोई एक क्रिकेटर है जो एक ट्रेंड क्रिकेटर है। एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, जिसका मास m है और जो b वेलोसिटी के साथ नीचे गिर रही है। तो उसका जो मोमेंटम है, वो हम मोमेंटम को भी तो पढ़ रहे हैं ना, उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है बुलेट का मास और उसकी वेलोसिटी। आप क्रिकेटर ने क्या किया, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो वो ऐसा करता है कि इस स्टेज के ऊपर जाके उसका वो अपने हाथ को उसके साथ छू देता है यहाँ। फिर इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, जब उसने अपने हाथ से बॉल को छुआ तो उसका इनिशियल मोमेंटम mb है और वो अपने हाथ को नीचे खींच लेता है। आप याद करिए, आप क्रिकेट का यदि मैच देख रहे हो तो जो क्रिकेटर है वो कैसे बॉल को पकड़ता है, वो पहले बॉल को छूता है और साथ में अपने हाथ को पीछे ले आता है नीचे। तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वो क्या करता है, इतना लंबा अपने हाथ को नीचे ले आता है ताकि उसका जो फाइनल मोमेंटम है जीरो हो जाए। मोमेंटम जीरो कब होगा, मास तो बॉल का उतना रहेगा, उसकी वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगी इस केस में, या इस केस में क्या मोमेंटम, इसमें मास जो है, इसमें फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। इसको मोमेंटम को उसने यहाँ इस स्टेज के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर उसने बॉल को पकड़ना कोशिश किया और बी पॉइंट के ऊपर उसने जाके बॉल को रोका, जिसके बीच में उसको टाइम कितना लगा, कोई टाइम लगा डेल्टा टी, राइट। और जो एक नौसिखिया जो क्रिकेटर होगा, जिसने पहली बार बॉल को पकड़ना शुरू किया, यही बॉल यदि मान लो उसको पकड़नी है तो वो क्या करेगा, वो ऐसे यहाँ बॉल को छुएगा, राइट। जैसे यहाँ उसका मोमेंटम होगा P इज इक्वल टू mb, तो यहाँ करेगा और यहाँ इसके पास ही अपने हाथों को बंद कर देगा एकदम से। और बॉल कई बार उछल के बाहर चली जाती है और कई बार वो बॉल को पकड़ लेता है पर उसके हाथों को चोट बहुत ज़्यादा लगती है। तो मान लो कि इस केस में उसको वो फोर्स लगेगा F1 और इस केस में कैच पकड़ने के लिए यदि पकड़ पाया तो फोर्स लगेगा F2। तो आप क्या देखेंगे, F1 जो है वो लेस होगा F2 से। मतलब क्या हुआ कि जो क्रिकेटर ट्रेंड क्रिकेटर है, जो बॉल को रेस्ट में लाने के लिए ज़्यादा समय लेता है, उसके हाथों को चोट नहीं लगेगी और जो एकदम से पकड़ने की कोशिश करेगा उसको चोट ज़्यादा लगेगी। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं, देखिए पहले केस में देखिए मोमेंटम P इज इक्वल टू mb है शुरू वाला और फाइनल मोमेंटम जीरो है। इस केस में देखिए जब नौसिखिया जो क्रिकेटर बॉल को पकड़ता है तो इसमें इनिशियल मोमेंटम जो P1 है वो mb है और फाइनल मोमेंटम P2 क्या है, जीरो है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, दोनों में केस बराबर है, राइट। तो आप क्या देखें कि जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/डेल्टा टी। तो जितना टाइम आप ज़्यादा लेंगे बॉल को पकड़ने में, फॉर इफ डेल्टा पी इज सेम, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यदि डेल्टा पी सेम होता है तो जो आपके हाथ को लगने वाला फोर्स होता है वो टाइम आप कितना ज़्यादा लेते हैं उसके
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यदि आप पकड़ने में, बॉल को रोकने में ज़्यादा समय लेंगे, आपको फोर्स कम लगेगा। इस केस में ये देखिए डेल्टा टी बहुत थोड़ा है, यदि जो बॉल को रोकने में, उसका मोमेंटम जीरो करने में आप ज़्यादा कम समय लेंगे तो आपके हाथ को फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो हम कुछ चीज़ें सीखते चले जा रहे हैं। तो हम यहाँ सीख रहे हैं कि हमने देखा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होता है। अब हमें यहाँ से एक बड़ी मज़ेदार बात जो हमने सीखनी है, हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि फोर्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से हमने ये सीखा कि फोर्स सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ देखिए आप, ये आपको ये सिखा रहा है कि फोर्स मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पर ये आपको उदाहरण ये नहीं सिखा रहा है कि फोर्स ना केवल चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इट ओनली डिपेंड्स ऑन चेंज, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हाउ फास्ट चेंज इज ब्रॉट अबाउट। देखिए, यदि आप चेंज को बहुत तेजी से ले आते हैं, फोर्स ज़्यादा लगता है। यदि चेंज को आप लंबा कर देते हैं तो फोर्स कम लगता है, राइट। तो आप इसको कंक्लूजन में ऐसे लिख देते हैं, फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम ब्रॉट अबाउट इन ए शॉर्टर टाइम नीड्स द ग्रेटर अप्लाइड फोर्स। इन शॉर्ट हम क्या कहें, ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ग्रेटर इज द फोर्स। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ ग्रेटर द, ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर द रेट, रेट का मतलब कितनी तेजी से कोई चीज़ हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जितनी तेजी से मोमेंटम चेंज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ग्रेटर इज द फोर्स, ग्रेटर इज द फोर्स। यदि हमने इसको लिखना हो तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये है रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, अब आप मोमेंटम को भी समझ रहे हैं और साथ साथ में आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को समझने की, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की भी एक फाउंडेशन बना रहे हैं। हम आपके साथ इस चर्चा को आगे जारी रखते हैं। देखिए, हम अब पहुंच गए हैं, हमने पहले एग्जाम्पल में किया था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। फिर हमने दूसरे एग्जाम्पल में किया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है यदि इसमें, यदि वेलोसिटी सेम रहे, और ये बताता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है यदि एक्सेलरेशन सेम रहे। तीसरे एग्जाम्पल में हमने किया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम होता है यदि आपका टाइम सेम रहे, यदि समय सेम रहे। अगले एग्जाम्पल में हमने किया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये चौथा उदाहरण हो गया। ओके, अब हम चलते हैं आगे, बड़े मज़ेदार कहानी है ये आपको मोमेंटम समझने की। आगे हम चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी घटना भी घट सकती है कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कॉस्को की बॉल है, कॉस्को क्रिकेट खेलते होंगे आप, एक आपके पास कॉस्को की बॉल है और दूसरे आपके पास क्रिकेट बॉल है। आप दोनों, इसका मास कम हल्की होती है ये और इसका मास ज़्यादा है। आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं F और इसके ऊपर भी आप फोर्स लगाते हैं F, मतलब आप दोनों बॉल्स के ऊपर बराबर फोर्स लगाते हैं। बट विल हैपन, होगा यूँ, आप इसको सेंस कर सकते हैं, आप माइंड में एक पिक्चर बना सकते हैं। आप चाहें तो कॉस्को और क्रिकेट बॉल को आप जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, लेदर की बॉल होती है, यदि आप दोनों को किक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कॉस्को की बॉल है वो जल्दी भाग जाएगी, इसकी वेलोसिटी अलग होगी, और जो ये वाली बॉल है, ये बॉल जो है वो धीरे जाएगी। पर आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आफ्टर सम टाइम, मैं यदि इस टाइम को फिक्स कर दूं, कोई टाइम डेल्टा टी है, मतलब ये टाइम हो गया T1 और यहाँ कुछ T2 टाइम के बाद आप देखते हैं कि आपकी जो क्रिकेट बॉल है वो यहाँ पहुँच जाती है और आपकी जो कॉस्को की बॉल है वो वैसे तो आगे चली जाएगी, इट विल रीच अहेड ऑफ दिस। सो ये आपकी जो कॉस्को की बॉल है जिसका मास स्मॉल m है। अब आप एक फिक्स टाइम के बाद, टाइम को आपने फिक्स रखना है, फोर्स को आपने फिक्स रख दिया, आप ये देखेंगे दोनों का जो मोमेंटम चेंज होगा
इसका मोमेंटम भी डेल्टा पी चेंज होगा और इसका मोमेंटम भी डेल्टा पी चेंज होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि यदि मान लो आप किसी बॉडी के ऊपर बराबर फोर्स लगाते हैं और बराबर समय के बाद उन दोनों बॉडीज में चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है। सो इसको यदि हम वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें, सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम, कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन निकालना बहुत ज़रूरी है। सेम फोर्स, ये देखिए एक इसको हमने सेम रखा, सेम फोर्स फॉर सेम टाइम, सेम फोर्स फॉर सेम टाइम। अब हमने इस पार्ट को भी सेम रख दिया। सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम cause the same change in momentum, cause same change in momentum, change in momentum। आगे सेंटेंस अधूरा है। फॉर डिफरेंट बॉडीज, एक कॉस्को की बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है। फॉर डिफरेंट बॉडीज, राइट। अब हम बहुत नज़दीक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पहुंचने वाले हैं और हम आपके साथ अब एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस करना चाहते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और उसके बाद आपको समझने आसान हो जाएगा कि किस तरीके से जो वैज्ञानिक हैं वो आगे से आगे अंदाज़ा लगा के उस सारे इस साइंस को मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिख देते हैं। हमने पढ़ा है कि जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर हमने अभी तक अपने किसी भी एग्जाम्पल में उसके जो वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात नहीं की है। तो हम उसके वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की भी आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं कि आप एक उदाहरण लेते हैं हम कि जो एक कोई बच्चा है वो स्टोन को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करा रहा है, रोटेट करा रहा है। ये उस सर्कल की रेडियस r है और ये स्टोन का कोई मास m है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा उसकी जो स्पीड यूनिफॉर्म होगी, वो स्पीड चेंज नहीं हो रही है। बट यदि स्पीड चेंज नहीं हो रही है पर उसकी जो डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर मोशन वो चेंज हो रही है। किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कुलर मोशन में यदि आपने डायरेक्शन निकालनी हो तो उसका उस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींच दीजिए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता चल जाती है। आप क्या देख रहे हो कि जो पार्टिकल है वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब उसका हर जगह जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो सेम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, बट उसकी डायरेक्शन हर घड़ी चेंज हो रही है। सो दिस, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यदि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वहाँ चेंज इन डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी की अलग अलग वैल्यू है। और यदि आपकी वेलोसिटी जो देखिए ये होती है b2 माइनस b1 अपॉन t2 माइनस t1, तो यदि वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर t1 टाइम के ऊपर वेलोसिटी b1 है, t2 टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी b है, बट एवर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, पर चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है। यदि वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट है इसका मतलब कि वहाँ एक्सेलरेशन है। और यदि एक्सेलरेशन है तो आप एक्सेलरेशन को, यदि एक्सेलरेशन है तो यू रिक्वायर सम फोर्स, सम अनदर फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स। अब मास के साथ यदि इसको मल्टीप्लाई करें, वैसे इसकी हम चर्चा भी बाद में करेंगे, इसका हमने कंसेप्ट आपको बताया नहीं है, बट इट रिक्वायर सम फोर्स टू कॉज दिस चेंज इन मोमेंटम। देखिए आप यहाँ मोमेंटम निकालिए, मोमेंटम जो होगा किसी पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट पर ले लीजिए, ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी बदलती चली जा रही है, आप इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, ये P1 है और ये P2 है, तो यहाँ वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो इसको मैं B1 लिखता हूँ और इसको B2 लिखता हूँ। सो यहाँ चेंज इन मोमेंटम, इस मोमेंटम के चेंज के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए जितना रेडियस कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना वो ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना मास ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। सो मैं इसको कंक्लूजन में कुछ लिखना चाहता हूँ कि जो मोमेंटम के बारे में हम कुछ लिखना चाहते हैं
जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वेक्टर ज़्यादा होगा। ग्रेटर द एक्सेलरेशन, आप इसको समझ गए हैं, ग्रेटर द एक्सेलरेशन, greater is the rate of change of momentum vector. Greater is the rate of change of momentum vector, उतना ही जो मोमेंटम वेक्टर है वो ज़्यादा चेंज करेगा। और ये हमें सजेशन है, दिस सजेस्ट दैट the greater the rate of change of momentum vector, greater is the force. This means that, इसका कंक्लूजन है ये, this means that greater is the rate of change of momentum vector, जितनी तेजी से मोमेंटम वेक्टर चेंज होगा ग्रेटर इज द रिक्वायर्ड फोर्स, ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड। आप देख रहे हैं हमने हमारा जो मोशन था वो यूनिफॉर्म स्पीड से था, पर हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, तो जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो वेलोसिटी को यदि आप मास से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम आ जाता है। यदि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी डिफरेंट है, इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर मोमेंटम डिफरेंट है, और जितनी तेज़ी से मोमेंटम ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए, ये आपको समझना है। हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी डिफरेंट है, और जितनी तेज़ी से ऐसे 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 करके जितनी तेज़ी से मोमेंटम बदलेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए आपको। जैसे आप यूँ समझें कि यदि आपको अपना जो बैग है, स्कूल बैग, हमारे टाइम में जो बच्चे थे वो हाथ में स्कूल के बैग को पकड़ते थे, यूँ करके घुमाते थे, तो आप किसी रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध लें और तेज़ी से घुमाएंगे। जितने आप तेज़ी से घुमाएंगे तो उसमें वेलोसिटी बड़ी तेज़ी से बदलेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन सर्कल पार्ट में ज़्यादा तेज़ी से बदलेगी। उसका मतलब हुआ उसका मोमेंटम ज़्यादा बदलेगा, तो जितनी तेज़ी से आप घुमाते चले जाएंगे उतना आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये इसका कंक्लूजन है। तो इसको यदि मैं मैथमेटिक्स की शेप दूं तो इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितना फोर्स, ये देखिए इसको मैं लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको ऐसे लिखेंगे, राइट। ये है इस जो डिस्कशन का कंक्लूजन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब है कि ये वाली जो क्वांटिटी मोमेंटम है वो कितनी तेजी के साथ कितनी तेजी से समय के साथ बदल रही है। ओके, सो इस वीडियो में हमने इन मोमेंटम के एप्लीकेशंस को पढ़ा, और यही हमारा आधार बनेंगी आगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए। टिल देन, गुड बाय।